जय हिंद दोस्तों। तो चलिए, जो हम लोग अभी ये जो सीरीज़ स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है लर्निंग थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर। तो कोशिश क्या है हमारी कि जो भी हमने थ्योरी पढ़ा है ना, पैरेलली आप देख रहे हो कि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में मैं लेक्चर ऐड करते जा रहा हूँ और उसके जो क्वेश्चन आंसर है हम लोग सेपरेटली कर रहे हैं ताकि वीडियो का साइज़ बड़ा ना हो। और मतलब दोनों इनिशिएटिव को अलग रखा है ताकि छोटे छोटे वीडियो में आप लोग को इंगेज करके रखा जा सके। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो PYQ हैं, चाहे वो UPPSC में आए हों, BPSC में आए हो, चाहे IAS के इसमें UPSC के एग्ज़ाम में आए हों, IAS वाले में, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन करते हैं। और इसका फ़ायदा हम लोग क्या उठाना चाहते हैं कि मान लो कोई स्टेटमेंट या फिर कोई क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन फिर से क्वेश्चन में आता है तो वो हमसे बन जाए, है ना। जैसे इस साल मैंने वही जो अब्दुल रज़ाक वाला बताया, अब्दुल रज़ाक वाला जो क्वेश्चन आया था कि ये किसके टाइम में आया था, विजयनगर एम्पायर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। तो ऐसे ही अगर हमें 7 से 8 क्वेश्चन का भी फ़ायदा हो जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उतना काफ़ी है। यहाँ तो लोग एक एक नंबर से, आधे आधे नंबर से बाहर होते हैं एग्ज़ाम से। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है कि एक तो प्रैक्टिस होता है, दूसरा कुछ ऐसे फैक्ट जो कि हम लोग रेगुलर किताब में मिस कर जाते हैं, छूट जाता है, वो क्वेश्चन के थ्रू आप रिवाइज़ करते हो, है ना। तो यही एक ऑब्जेक्टिव है और आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, सपोर्ट मिलता रहा तो ये चलता रहेगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप रिस्पॉन्स कैसे करेंगे? वहाँ पे लाइक का बटन है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है इनिशिएटिव तो लाइक करिए, नहीं लग रहा है तो मत लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? ब्रिटिश एक्सपांशन वाला। ठीक है, मतलब जो अंग्रेज़ों का विस्तार की नीति थी उस पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ब्रिटिश एक्सपांशन, वॉर एंड डिप्लोमेसी। ठीक है, तो अगर कोई वीडियो देख के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है तो वीडियो मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के हिस्ट्री वाले जो प्लेलिस्ट बनाया है मैंने उसमें है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ठीक है, तो आपको याद होगा हम लोगों ने जब प्लासी मतलब मैं जब आपको पढ़ा रहा था कि कैसे मुगल का विघटन हुआ, तो अवध में अलग आए, बंगाल में जो क्षेत्रीय शासक थे उन्होंने अपना स्वतंत्रता घोषित कर दिया। तो वहाँ पे एक आया था कि मुर्शीद कुली खां, राइट। मुर्शीद कुली खां, ये तो सब उसके मतलब ये तो नहीं रिलेटेड है। मुर्शीद कुली खां था जिसको औरंगज़ेब या उसने या फिर 1707 में औरंगज़ेब के बाद या उसके शासकों ने उसको अंतिम गवर्नर अपॉइंट किया था, मतलब गवर्नर अपॉइंट किया था। फिर उसने अपने आप को क्या किया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो उसके जो वंशज थे अपने आप गवर्नर बनते रहे, लेकिन जो मुग़ल सम्राट जिसने गवर्नर घोषित किया था वो था मुर्शीद कुली खां। ठीक है, तो एक बार मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ। फ़र्रुखशियार है ना, फ़र्रुखशियार द्वारा 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार था, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होगा? मुर्शीद कुली खां, है ना। तो ये आपका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ आया है? UPPSC में आया है, रिसेंटली आया क्या, 2013 में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा युद्ध जिसे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ कहते हैं? ठीक है, प्रारंभ, ठीक है, कब ब्रिटिश का अभ्युदय हो रहा था? तो पहला है बक्सर की लड़ाई है क्या? नहीं, ये तो आपका कब है? 1764। ठीक है, प्लासी का युद्ध, बिल्कुल 1757। उसके बाद मैसूर की तीसरी लड़ाई, ये तो फिर लेट से ही हुआ है ना, कब हुआ? अराउंड 1789 और 1857 का दिल है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध, राइट। तो यही था जिसके थ्रू इन लोगों को क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, बंगाल पे इनको दीवानी मिल गई। ठीक है, तो आपका प्लासी का युद्ध इज़ द आंसर। तो ये एक्सप्लेनेशन है, इसमें तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट ही रहे। अब आते हैं क्वेश्चन 3, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका PDF मेरे को आप लोग को मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ अच्छे अच्छे मटेरियल डेली बेसिस पे दिए जा रहे हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो कौन था? अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो रॉबर्ट क्लाइव था, जिसने बक्सर के युद्ध में, है ना, अपना हीरोई दिखाया था और जीत दिलाई थी अंग्रेज़ों को। तो इसीलिए लॉर्ड, ये जो रॉबर्ट क्लाइव है उसको बोला जाता है संस्थापक। ठीक है, प्लासी के युद्ध में, उसके बाद फिर आपका बक्सर का युद्ध।
तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे एक्चुअली वीडियो को 20-25 मिनट में ख़त्म करना है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बढ़ा रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहते हैं? तो ये कोई और नहीं है, रॉबर्ट क्लाइव ही था, क्योंकि इसी ने ही ब्रिटिश सत्ता का यहाँ पे झंडे गाड़े थे। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित था? तो प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज़ों के बीच और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कहाँ का था? वो था आपके बंगाल का नवाब, है ना, बंगाल का नवाब। तो कहाँ पे होगा? बिहार में होगा क्या? नहीं, यहाँ पे भी नहीं होगा, वो है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी थी? ठीक है। तो वो कौन था? वो था आपका मीर कासिम। मुर्शिदाबाद किसने करा था? मतलब पहले तक तो मुर्शिदाबाद में राजधानी बनी थी, तो बनाया था मुर्शीद कुली खान ने, लेकिन ये मीर कासिम है, उसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। और उसका कारण क्या था? षड्यंत्रमय वातावरण से कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, वो कौन सा है? तो देखिए, इसमें फिर से वही है, तो आप देखेंगे और ये आप जानते भी हैं, जब हमने पढ़ा तो बक्सर का युद्ध एक बहुत निर्णायक युद्ध था, है ना। प्लासी का युद्ध तो प्रारंभिक था, जहाँ पे उनको थोड़ा पावर मिला बंगाल में कब्जा करने का, बट बक्सर का युद्ध हुआ तो वहाँ पे इन्होंने जो अवध के नवाब हैं, आपके मुग़ल सम्राट हैं, और बंगाल का जो नवाब था, गवर्नर था, उन तीनों की संयुक्त सेना को हराया था अंग्रेज़ों ने। तो उनको कहाँ से? बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी हासिल करने का अधिकार मिल गया था। तो बक्सर का युद्ध इज़ द राइट आंसर। आप लोग के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग पीडीएफ से एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ और मिलेंगी, ठीक है। प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त होगा, ठीक है। तो वही है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होंगे, प्लासी भी है, तो प्लासी इज़ द स्टार्ट, है ना। बक्सर तो उससे ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट था उनके लिए। और ये आंसर लिया गया है आयोग के द्वारा, है ना। पीएससी में भी पूछा, यूपी पीएससी में, यूपी में यही आंसर लिया गया है। तो हमारे यहाँ जो कॉपी करते हैं वो यही सब कॉपी करते रहते हैं पुराने क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह कौन था? तो कौन था दीवानी प्रदान करने वाला? देखिए, फ़ारूक सियार ने तो उसको वो मैग्ना कार्टा दिया था ना, कि भाई हाँ, आप व्यापार करिए, 3,000 दे दीजिएगा, लेकिन वो था आपका शाह आलम, है ना। शाह आलम प्रथम है, द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय था। उसने दीवानी राइट दिए थे, कब दिए थे? बक्सर के युद्ध में, जब वो हार गया था, ठीक है। तो इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी, तो शाह आलम ने अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। फिर उसने वहाँ पे ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी थी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़ेंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो देखिए, ऐसे जो छोटे छोटे फैक्ट हैं ना, वो कई बार हम लोग पढ़ते हैं तो मिस हो जाते हैं और होता भी नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इन्होंने दो लोग को ना उप दीवान बनाया था, डिप्यूटी दीवान। तो उनमें से एक को बनाया था बंगाल का और एक को बनाया था बिहार का, ठीक है। तो बिहार का बनाया था, वो भी इसी में है, शिताब राय, उसको बिहार का। और जो बंगाल का बनाया था, वो बनाया था मोहम्मद रज़ा खान। तो अब क्या हो गया? द्वैतवाद है ना। ये तो नाम मात्र के लिए बंगाल के वो मतलब गवर्निंग कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल जो पावर था वो ब्रिटिश के पास था, सारे टैक्स वही उठा के ले जाते थे। तो बंगाल का पूछा है उपदीवान, तो आप क्या करेंगे? मुर्शिदाबाद किसकी राजधानी हो गई थी? बंगाल की, है ना। तो का मोहम्मद रज़ा खान इज़ द आंसर। अगर यहीं पे पूछा जाता बिहार का, तो वो था शिताब राय, ठीक है। तो आप थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, और बिहार का था आपका शिताब राय, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? अब आपको ये देखना है, तो ये एक्चुअली फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में आया है। तो ये लोग थे खासी लोग, है ना, जो आप देखते हो मेघालय में, तो उनके कांटेक्ट में आए थे। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा ऐसा आप पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, लेकिन ये फैक्ट है। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात सिलहट आए। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु,
सिंह का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में पहुँच आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की आपूर्ति के लिए होता था। ठीक है, वहाँ पे मिलता है मेघालय में। नेक्स्ट आते हैं, ये आया है ARO के एग्ज़ाम में कि अवध सल्तनत के हिंदू नवाब वजीर के संदर्भ में हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो, अवध में तो क्या था, नवाब था, है ना, तो वहाँ पे मुस्लिम हुए, लेकिन जो नायब वजीर था वो होते थे हिंदू। तो उनके बारे में कुछ तथ्य दिए हैं। अब यूपी का था तो ज़्यादा रिलेवेंट है, शायद यहाँ पे ना हो, बट फिर भी सुन लीजिए इसको कि राजा टिकैत राय नवाब असफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे और अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये एक फैक्ट है, याद रखिएगा। इसका आंसर आपको पता होना ज़रूरी नहीं है, बट दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी इज़ आंसर। ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि अवध में क्या था, हिंदू जो लोग थे उनको उच्च अधिकारी बनाया गया था, उनकी इज़्ज़त अच्छी थी। 18वें दशक मतलब 8वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित क्रम दिया गया है, उनको अरेंज करना है। जो मैं पढ़ाते टाइम आपको बार बार बोल रहा था कि युद्धों में ना एक तो ईयर याद रखिएगा, किन के बीच लड़ा गया था, और मान लो कोई संधि हुई है क्या, इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं, वांडीवाश का युद्ध कहाँ हुआ था। सॉरी, दिया हुआ है हमें 4 युद्ध। वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था आपका, 1760 में, जिसमें आपके ब्रिटिश और फ्रेंच, तो फ्रेंच लोगों की करारी हार हुई थी और उनको भारत में सीमित कर दिया गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764। अंबर, एक्चुअली ये युद्ध को आप शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये है 1749 में जो सेकंड कर्नाटिक वॉर हुआ था उसका है ना, उसी का एक पार्ट है, जिसमें जो चंदा साहब है ना वो, और ये कर्नाटक एरिया के, तो चंदा साहब जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, आप एक बार रिवाइज़ करेंगे तो वहाँ पे आएगा। प्लासी का युद्ध तो आपको याद ही है, 1757। तो अगर मैं अरेंज करूँगा तो सबसे पहले क्या आएगा, अंबर का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध, उसके बाद वांडीवुश और और बक्सर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हाँ ये रहा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा, चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते रहिए। कई बार चीज़ें थ्योरेटिकली याद नहीं होती, जब आप ऑब्जेक्टिव करते हो तब होता है। ठीक है, अब अब आते हैं अपन निम्नलिखित में से वो करना है मैच, कौन सा सही सुमेलित है। एक सेकंड रुकिए, कॉल आ रहा है मेरा। तो पहला है मैच, कौन सा मैच कर रहा है पूछ रहा है। तो पहला प्रश्न, और ये आपका यूपीएससी में आया है 95 में, बक्सर का युद्ध मीर जाफ़र वर्सेस क्लाइव। तो यहाँ पे आप देखेंगे मीर जाफ़र नहीं था, वो था आपका मीर कासिम, है ना। 3 लोग थे वैसे तो, मीर कासिम, शाह आलम II और आपके शुजाउद्दौला। तो ये ऑप्शन तो गलत है। वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये तो सही है। चिलियावाला का जो युद्ध है ना, वो हुआ था डलहौजी, ये आपके सिखों के बीच हुआ था, तो मराठे नहीं थे। ठीक है, और जो खुर्दा का युद्ध था वो मराठे और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो नॉर्मली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ये लोग कंफ्यूज करने के लिए कोई रैंडम सा क्वेश्चन नहीं करते, ये ऑप्शंस में ही थोड़ा खेलते हैं। मतलब सी और डी इसलिए गलत है क्योंकि दोनों एक्सचेंज हो गए हैं। एक्सचेंज तो नहीं बोलूँगा, बट नीचे में, ये ऊपर में जो मराठा लिखा है वो नीचे का है आंसर, खुर्दा का युद्ध। ठीक है, तो ये ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द आंसर। यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। तो क्या वो मुगल थे, मुगल तो डिक्लाइन पे आ गए थे तो कर ही नहीं पाए, राजपूत भी नहीं, सिख भी 2 ही युद्ध लड़े, मराठा थे, है ना, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक इनका वो किया, प्रतिरोध किया। तो मराठा लोग जो थे, क्योंकि मराठा लोग आप देखोगे छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में भी तो काफ़ी लंबा चले, कब तक चले आपका 1830 तक मान के चलिए, है ना, तो इसीलिए काफ़ी लंबा इनका प्रतिरोध था। ये एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लेंगे। रंजीत सिंह, अब आते हैं कुछ सिख वाला, मराठा सिख, एंग्लो सिख जो हम लोग पढ़े थे उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है सिख वाले से कि रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो आपको अगर रिवाइज़ कर पा रहे होंगे, यही तो एक तरीका जिससे आप रिवाइज़ करेंगे। तो इसने क्या किया था, ये जो पूरा एरिया था श्रीनगर वाला और आपका पंजाब वाला एरिया, लाहौर, अमृतसर, यहाँ पे उसका आधिपत्य था। ठीक है, इसीलिए श्रीनगर राइट आंसर है, काबुल तो नहीं बोला था, लाहौर बोला था। ठीक है, तो आंसर काबुल तो अफगानिस्तान हो गया, तो डी इज़ द आंसर। आज ही हम पढ़े हैं इसमें अपने वीडियो में। महाराणा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो ये तो आपको याद है, लाहौर।
तो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। ठीक है, ये आप देख लेंगे। एक वन वन लाइन है, ज़्यादा नहीं कर रहा। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? तो भाई कोई भी राजा है अपनी राजधानी में ही न्यायधानी बनाएगा ना, तो फिर वो था आपका लाहौर। तो आपका सर्वोच्च अदालत का नाम था अदालत ए आला, या लाहौर में स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो कोहिनूर हीरा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। आपको याद है कोहिनूर हीरा कहाँ से आया था? तो पहले जो मलिक कफूर था उसने इधर डेक्कन में हमला किया था, तो फिर उसको ये मलिक कफूर के पास आया। जब उसका दक्षिण का, तो इसने किसको दिया? अलाउद्दीन के पास आया मतलब। ठीक है, अलाउद्दीन के पास आया, तो अलाउद्दीन के बाद फिर पता नहीं जो भी था, फिर बाबर अपने जीवनी में लिखता है कि उसके पास है वो बाबर का हीरा था करके। ठीक है, तो ये फिर मुग़लों के पास चलता रहा। फिर हुआ क्या, नादिर शाह आया कब? 1739 में। तो मुगल पूरी दिल्ली में उसने कत्लेआम फैलाया। ठीक है, तो नादिर शाह उसको लेके चला गया कहाँ पे? अफ़गान। उसके बाद ये जो 1749 में जब ख़त्म मृत्यु हुई नादिर का, तो जो क्या था, अहमद शाह दुरानी या फिर अहमद शाह अब्दाली, दोनों एक ही है, वो ले लिया उसको। ठीक है, उसके बाद अहमद, इसका जो एक वंशज था जिसका नाम था शाह शुजा। ठीक है, शाह शुजा ने इसको दिया था रंजीत सिंह को। ठीक है, मतलब हाँ, इन लोगों को रंजीत सिंह को क्यों दिया था? क्योंकि उसको मदद चाहिए थी अफ़गान काबुल में अपना अधिकार को बढ़ाने के लिए। तो शाह शुजा था अहमद अब्दली का वंशज। फिर आ गया ये रंजीत सिंह के पास। रंजीत सिंह के बाद किसके पास गया? रंजीत की फैमिली के पास था, है ना, उसके बेटे जो भी है। तो जो दलीप सिंह जी थे, तो जब अंग्रेज़ों ने उनको हराया सेकेंड उसमें, तो जो वो कोहिनूर हीरा था फिर वो अंग्रेज़ों के पास चला गया। तो आजकल आप लोग शॉर्ट्स में देखते होंगे, मीम्स में, कि ये कुछ लोग जाते हैं लंदन में और ये हमारा हीरा है वापस करो, है ना, मीम चलाते रहते हैं। तो अल्टीमेटली कहाँ पे था? रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा किससे प्राप्त किया था? तो वो किया था शाह शुजा से। शाह शुजा था अहमद शाह अब्दाली का वंशज। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो मैंने पूरी हिस्ट्री बता दी कहाँ कहाँ से घूमते हुए हीरा गया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली? तो ये एक्चुअली स्टेटमेंट है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो ये आया था यूपीपीएससी में, और ये स्टेटमेंट था महाराजा रंजीत सिंह का, क्योंकि बचपन में ना चेचक की वजह से उनकी एक आँख खराब हो गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए फैक्ट है, कहीं मिलेगा नहीं आपको, क्वेश्चन करेंगे तभी पता चलेगा। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इनके उत्तराधिकारी थे आपके खड़क सिंह। इनकी आज ही पढ़े हम लोग। रंजीत सिंह के बाद कौन आते हैं? खड़क सिंह। ठीक है, खड़क सिंह के बाद कौन आते हैं? आपके नौनिहाल सिंह। ठीक है, और रंजीत सिंह छोटे बेटे भी थे, सॉरी दलीप सिंह जी छोटे बेटे थे। तो जब इन दोनों की हत्या हो गई तो फिर दलीप सिंह जी को दिए। तो रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे वो खड़क सिंह थे। ठीक है, ऑप्शन बी आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? वो पता ही है आपको, दलीप सिंह जी, है ना। उनको सेकंड वॉर में जब हार गए वो, तो जो उनकी माता थी जिंदन देवी, तो उन दोनों को फिर क्या कर दिए, लंदन में भेज दिए, पेंशन के ऊपर बैठा दिए। ठीक है, बाद में उन्होंने ईसाई धर्म भी ग्रहण कर लिया था दलीप सिंह जी ने। ठीक है, तो आपका ये आखिरी राजा थे सिख के। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है का। तो पहला क्या बोल रहा है कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। ठीक है, पता नहीं, मतलब कुछ स्टेटमेंट पता नहीं, तो मान लो उसको रहने देते हैं। नासिक में इनकी अंत्येष्टि हुई। ठीक है, तो ये दोनों तो करेक्ट नहीं हो सकते, मतलब उस टाइम यार इतनी सुविधा नहीं थी कि कोई आपका वहाँ पेरिस में ख़त्म हो गए हैं और नासिक में आएंगे। एक तो नासिक से इनका कनेक्शन भी नहीं है। अगर होना होता तो फिर ये स्टेटमेंट होता लाहौर या फिर अमृतसर करके। ठीक है, तो डेफिनेटली ये तो गलत है, अंत्येष्टि वाली बात है ना। तो कौन सा कथन सत्य है बोल रहे हैं? तो ये भी गलत है। उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा, उन्होंने ईसाई धर्म ले लिया था, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। वो कभी भी रूस नहीं गए। ठीक है, तो देखो कभी भी इस टाइप के स्टेटमेंट आते हैं ना, तो वो गलत ही होते हैं। कभी भी नहीं गए, एक्सट्रीम नहीं हो गया भाई, गए हैं कि नहीं गए पता नहीं, बट ये स्टेटमेंट आया क्यों? तो इसीलिए इस टाइप के स्टेटमेंट नॉर्मली गलत होते हैं। इसमें रूस की जगह पेरिस कुछ भी रहता ना, तो भी वो गलत ही होता। तो आपको ना क्वेश्चन करते करते
थोड़ी गट फीलिंग आती है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर सकते, है ना, आउट ऑफ ब्लू। इसने स्ट्रेस दिया कि वो कभी भी नहीं गए हैं, तो गए ही होंगे, तभी ये स्टेटमेंट बना है। तो अल्टीमेटली 3 गलत हो गए, तो ऑप्शन है। तो मैं कैसे कॉन्फिडेंट था उसका कुछ लॉजिक नहीं है, बस आपको गट फीलिंग आती है जब आप मल्टीपल क्वेश्चन करते हो। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बाकी आप पढ़ेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना, में कौन विजयी हुआ? तो आपको पता ही है, मैंने शॉर्टकट बताया था, MMS। एम में जो पहला युद्ध था जिसको हैदर ने जीता, इसमें हुआ था मद्रास की संधि, जिसमें दोनों रेडी हुए कि हम अपने अपने जो स्थान जीते हैं उसको वापस कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरा संधि हुआ जिसमें हारा आपका, क्या बोलते हैं, ये हैदर, उसमें मृत्यु भी हो गई उस युद्ध के दौरान, तो टीपू ने संभाला। तो मैंगलोर की संधि हुई। और फिर तीसरा था श्रीरंगपट्टनम, है ना, श्रीरंगपट्टनम। तो क्या बोल रहा है, कौन विजय हुआ? तो जैसे मैंने बताया, पहले में आपका हैदर, फिर दूसरे में ब्रिटिश, और तीसरे में भी ब्रिटिश, पूरा ब्रिटिश ही जीते हैं। सेकंड को थोड़ा सा अनिर्णित बोलते हैं, बट अंग्रेज़ों ने काफ़ी बढ़त बना ली थी, ठीक है। तो फिलहाल तो हैदर पहले का पूछ रहा है, तो बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस टाइम कौन था? ये था आपका हैदर अली, है ना। मैसूर में तो वही कर रहा था और वही मॉडर्नाइज़ किया था अपने सेना को, है ना। तो ये इसका आंसर है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, तो ब्रिटिश कौन था? आपने ये पढ़ा ही है, सर आयरकुट का नाम बार बार आता है, तो ये फैक्ट है, अगर याद नहीं होगा तो रट लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आते हैं, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, किसको बनाई? श्रीरंगपट्टनम, है ना, श्रीरंगपट्टनम है। मैसूर तो चलो था, बट श्रीरंगपट्टनम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई, जहाँ जैकोबियन क्लब क्या था? जैसे फ्रांस में था ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, पॉलिटिकल और क्या बोलते हैं इसको, लिटरेरी वर्क था, जहाँ पे लोग डेमोक्रेसी की बात करते थे, इक्वलिटी की बात करते थे। ट्री ऑफ फ्रीडम भी बनाया था, लगवाया था वहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो वो था आपका टीपू सुल्तान। ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न थॉट का था, यूपीएससी में आया एग्ज़ाम, ठीक है, याद रखिएगा ये। टीपू सुल्तान बहुत मॉडर्न थॉट का था। उसने क्या करा था, अपनी सेना को भी फ्रेंच सेना की लाइन में अरेंज किया था, दूतावास करे थे। इसका जो रिलेशन था वो फ्रेंच में जो लोग थे, इसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी सपोर्ट किया था। ट्री ऑफ फ्रीडम बनाया था, फ्रीडम ऑफ क्या था, लिबर्टी, ट्री ऑफ लिबर्टी लगवाया था श्रीरंगपट्टनम में। तो ठीक हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1870 में हराया था। कहाँ हराया था? तो ये भी एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है, पोलीलूर में हराया था, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। हैदराबाद इन सब में नहीं आएगा क्योंकि वो तो मैसूर में है ना। ये यहाँ पे था ना आपके मद्रास में, इनका थोड़ा सा प्रभाव था, किनका? आपके ये सब तो कट जाएंगे। श्रीरंगपट्टनम और पोलीलूर में आप कंफ्यूज होते और शायद श्रीरंगपट्टनम को लगाते, बट इसका आंसर पोलीलूर है, ठीक है। ब्रिटिश सेना को हराया था टीपू सुल्तान ने 1780 में, बट बाद में फिर उन्होंने रिकवरी कर ली थी, ठीक है। तो पोलीलूर हो गया। तीसरा है क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो आपको याद ही है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम। तो ये करी थी आपकी टीपू सुल्तान के साथ, ठीक है। ये हैदर लड़ा था, इसमें हैदर प्लस टीपू दोनों लड़े थे। हैदर की मृत्यु होती है और उसके बाद जो दोनों वॉर हुए थे, जो 4 वॉर हुए थे, तो उसमें तीसरे वॉर में तो सिर्फ टीपू था। तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो अब देखते हैं, पहला आंग्ल मैसूर वाद, हैदर अली पराजित हुआ, ये तो गलत है ना पहले से ही, ये तो विजित हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, टीपू सुल्तान ने करा था, हैदर अली ने तो नहीं करा था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत। तीसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, इसमें बुरी तरीके से हारे थे ना, तो मतलब पूरा आधा राज्य देना पड़ा था, गलत। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित हुआ और युद्ध के बाद दिवंगत हुआ, दिस इज़ परफेक्ट आंसर, तो ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए? देखिए ये क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है कि क्योंकि ना 1799 आप सबको याद है, ठीक है, तो ये 3 में एक चूज़ करना है, तो ये डेट आप याद रखेंगे, मई आपका 4 है जिसमें उसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ये काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि एकदम स्पेसिफिक डेट पूछ दिया है, लेकिन फिर भी
पढ़ लिए, रिपीट होगा तो शायद बन जाए। अब आया है कुछ संधि और किस युद्ध के, जो आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था बार बार कि युद्ध का डेट, कौन उसके पार्टिसिपेंट थे और कौन सा ये हुआ संधि हुआ, तो ये पूछता है। तो ये प्रश्न आया है, इलाहाबाद संधि किन के बीच हुई। तो इलाहाबाद की संधि देखिए, इलाहाबाद की संधि आपको याद है बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था, है ना, 2 संधियाँ हुई थी। तो कौन सा, क्या बोल रहा है कि सुमेलित कीजिए बोला, सुमेलित करना है, तो यार ऑप्शन नहीं दे पाए ना, चलिए ऐसे ही हम लोग सुमेलित कर लेते हैं। सालबाई की संधि किसके साथ हुई थी, आपका मराठा, है ना। श्रीरंगपट्टनम ये जो था वो तृतीय आंग्ल मैसूर का था, ठीक है, और मैंगलोर का द्वितीय। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, MMS है ना, मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, पहले आंग्ल मैसूर का, द्वितीय आंग्ल मैसूर का, तृतीय आंग्ल मैसूर का, ठीक है। ये कर लिए तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो रिवाइज़ करिएगा, सालबाई जो था मराठा का था। ये काफ़ी इजी कर दिया है ना, क्योंकि आंग्ल में सालबाई देख के तो ऐसे ही पता चल जाता है कि मराठा वाला है। अब पूछ रहा है, शायद ये लास्ट प्रश्न आ गया हम लोग, कुछ कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो तो ऐसे घेरा कर लिया करो ना, अगर वो बोल रहा है नहीं है, क्योंकि फिर बाद में स्टूडेंट होते हैं, सर 2 नंबर गलत हो गया, उसी में मैं बाहर हो गया, क्योंकि ये नहीं और सही दोनों में ही कन्फ्यूजन होता है। तो प्रश्न है, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। बिल्कुल आइडिया नहीं मुझे। सेकंड है, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने स्थापित किए। ये तो हमने पढ़ा है, तो ये मुझे करेक्ट है, ठीक है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। बिल्कुल करेक्ट है, हमने ये अपने PDF में दिया हुआ है, पढ़िएगा। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति निर्माण के लिए धन दिया। बिल्कुल सही है, ये भी हमारे PDF में है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब 3 सही हैं तो यही गलत होगा, है ना। तो आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हमें पूछा गया है क्या करेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए। तो कई बार आपको ना जानकारी अधूरी होने के बावजूद भी आप बना पाओगे अगर आपने पढ़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट यही शिकायत करते हैं कि सर सिलेबस हो गया है लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी ना क्वेश्चन का। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और बहुत सारे फेल होने का कारण रहता है सिलेबस नहीं होना, ठीक है। सिलेबस करिए, क्वेश्चन बनेंगे। निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोधी को हराया। बिल्कुल गलत है, 1761 में इसने हराया था, मराठाओं को हराया था। किसने, अहमद शाह अब्दाली ने। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। टोटल गलत बात यह है। चतुर्थ है ना, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। हैदर अली की मृत्यु हुई थी सेकंड में, तो स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफ़र ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया। ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। मीर जाफ़र और जो जितने परिवार वाले थे, सिराजुद्दौला के चाची बुआ जो भी थे, सब अंग्रेजों से मिल गए थे, तो युद्ध हुआ ही नहीं, वो नाम मात्र का युद्ध था। इसीलिए दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। शायद ही ना UPSC का क्वेश्चन है, तो इतने लॉजिकल क्वेश्चन वहीं पूछते हैं, सी, ठीक है। तो सी इज़ द आंसर। सो दोस्तों, इस टाइप से हमारा जो लर्निंग थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर है, वो इसका सेकंड सीरीज़ ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, आप लोग सीख भी बहुत सारे रहे होगे। देखिए, एग्ज़ाम, नौकरी सब लगेगी, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप सीखें चीज़ों को, सिलेबस को कंप्लीट करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही सब तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वहाँ पे ऐसा कुछ वंडर तो नहीं हो जाएगा कि हमारा सिलेबस हुआ नहीं है और वहाँ जाके हमारे पेन जो है वो शाका लाका बूम बूम की तरह चलने लगेगा। ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। तो पढ़ाई करते हैं अच्छे से और पेपर भी अच्छे से बनेगा फिर। थैंक यू।